नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जो भी मुद्दा डिस्कस करेंगे उनमें ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो पहले हम एक बार मैप देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंटेंट को देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने है ताइवान का मैप। यहाँ देख सकते हो ताइवान की कैपिटल है ताइपे। यहाँ पे नॉर्थ में है, ठीक है, ये स्टार जो बना हुआ है। ओके, चाइना और ताइवान दोनों को सेपरेट करने वाली वाटर स्ट्रेट, उसको बोला था फोर्मोसा वाटर स्ट्रेट या फिर ताइवान वाटर स्ट्रेट भी बोला जाता है, जो कि दो इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करती है। साउथ में तो साउथ चाइना सी है और इसके नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करती है और चाइना मेनलैंड और ताइवान इन दोनों को सेपरेट भी करती है, ठीक है। इसके अलावा देखें, ये दूसरा मैप है, इसमें अच्छे से आप देख सकते हो ऊपर ईस्ट चाइना सी है, इधर ये ताइवान स्ट्रेट है और नीचे आप देखोगे तो ये आ जाता है साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखोगे और ताइवान स्ट्रेट आपने देख ही लिया। ओके, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे ताइवान। और वैसे देखा जाए ना तो वेस्ट पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है ताइवान। ओके, उसी का एक्सटेंशन है ये ईस्ट चाइना सी, वेस्ट चाइना सी सारे। ओके, आगे चलते हैं आप मेन कंटेंट पे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ताइवान से रिलेटेड ही है, तभी हमने मैप देखा। मुद्दा जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसकी जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो देखो ताइवान की विजिट पे आई हुई हैं। बेसिकली इस विजिट से पहले जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग भी हुई थी। तब चाइना ने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिए थे कि अगर कोई भी डिप्लोमेट यूएसए की तरफ से ताइवान की विजिट पे आता है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि वन चाइना पॉलिसी का ये वायलेशन है। और वन चाइना पॉलिसी का वायलेशन अगर होता है तो बोला उसके लिए अमेरिका तैयार रहे कि चाइना किसी भी हद तक रिटेलिएट कर सकता है। और बेसिकली इस बात को लेकर के जो बाइडेन जो थे जो हैं वो पेलोसी को रोक भी नहीं पाए और अल्टीमेटली ताइवान की विजिट पे ये आ गई। अब मुद्दे को देखते हैं डिटेल में। वन चाइना पॉलिसी की अगर बात करें तो इसमें सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, बस चाइना जब चाहे तब उसको टेक ओवर कर लेगा। ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और जो भी कंट्रीज चाइना के साथ एंगेज करते हैं उनको वन चाइना पॉलिसी माननी होती है। इसका मतलब कि कोई भी कंट्री जो चाइना के साथ एंगेज कर रहा है वो ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली एंगेज नहीं करेगा। ये एक कमिटमेंट या फिर ऐसा माना जाता है चाइना के द्वारा कि वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि चाइना का ही पार्ट है ताइवान, बस वहाँ पर एक रिबेलियन गवर्नमेंट है वो ऑपरेट कर रही है। ओके, तो मुद्दा क्या है वो देखो कि ताइवान ताइवान के बारे में हम जाने। ताइवान एक आइलैंड नेशन है जहाँ पर लगभग 2.3 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, जो कि चाइना से लगभग 80 मील की दूरी पर लोकेटेड है। अब देखो, वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में टेंशन का कारण यही है जो मैंने आपको बता दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो विजिट पे आई। ऐसे में अमेरिका की तरफ से हाईएस्ट लेवल के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तरफ से ये पहली विजिट है। कब से? इसके पहले 1997 में विजिट हुई थी, जब उस टाइम पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके स्पीकर न्वेट गिनग्रिच उन्होंने विजिट की थी। तो उसके बाद में अब नैन्सी पेलोसी ने की है सीधी, ठीक है। अब चाइना जो है वो क्लेम करता है कि ताइवान हमारा है। ताइवान केवल एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि चाइना का ही पार्ट है, और चाइना जब चाहे तब उसको अपना उस पर अपनी ताकत जो है वो इम्पोज कर देगा। जिस तरीके से तिब्बत पे किया उस तरीके से करने का कुछ बातें होती है। पर वही चीज़ है कि ताइवान जो है उसने यूएसए के साथ एग्रीमेंट कर रखे हैं कि हमारे पर अगर कोई अटैक करता है तो आप हमें डिफेंड करने के लिए आओगे। तो यूएसए ने वैसे तो अपनी तरफ से कमिटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, पर जिस तरीके से चाइना ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ रिसेंट टाइम में राइज़ की है ना, तब से अभी तक लगातार चाइना बहुत ज़्यादा राइज होता चला जा रहा है। चाइना की नेवी बहुत स्ट्रांग हो गई है। चाइना के पास में आजकल के जो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स या फिर डिफेंस आर्मामेंट्स हैं वो अच्छी खासी डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। वो बात ठीक है कि ताइवान में जब ये विजिट हुई है तो अमेरिकन जो भी मिलिट्री कमांड एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल हवाई में, ये भी पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, तो वो ऑफिशियल्स ने प्रोटेक्शन दी है पूरी पेलोसी को, ठीक है। वैसे देखा जाए ना तो अमेरिका में एकदम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया है वो बेसिकली आज के टाइम पे जो चल रहा है वो वेस्टर्न आइडिया है आज का जो है। वैसे तो हमारे यहाँ पर गणराज्य चला करते थे जनपद टाइम पे, उस पहले भी बहुत आइडिया रहा हुआ है इंडियन हिस्ट्री में,
पर अगर हम पॉइंट की बात करें, आज की जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं वो वेस्टर्न सिस्टम है। तो यहाँ पर जब पेलोसी विजिट के लिए आने वाली थी और चाइना के साथ में टेंशन्स क्रिएट होने का बात आई ना, तो जो बाइडेन ने पेलोसी को मना किया कि बोला आप विजिट पे मत जाओ। तो फिर बाद में पेलोसी ने मना कर दिया, बोले कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मेंबर हूँ, तो मैं आराम से जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, राइट। ऐसे में फिर जो बाइडेन को फिर यस ही करना पड़ा कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई वहाँ पर, ठीक है। और ये कांग्रेस वुमेन है, बेसिकली वहाँ की कांग्रेस में इलेक्टेड मेंबर है कैलिफोर्निया से, तो इस तरीके से इनको ज़्यादा रोकना पॉसिबल हो नहीं पाया। तो देखो 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रिजीम स्टार्ट हुआ था ना, तब यहाँ पर पहले से चल रही जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी उसको भागना पड़ा था, वो अभी सेटल्ड है ताइवान में, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना जो है वो क्लेम करता है भाई ताइवान जो है वो हमारा ही पार्ट है, और इसी को वन चाइना पॉलिसी के तौर पे देखा जाता है। अब यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है वो हमारे इतने काम की है नहीं, हम बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पर जो हमारे लिए काम की पॉइंट्स हैं, देखो ताइवान स्ट्रेट को चाइना ने क्या कहा अभी। ताइवान स्ट्रेट अभी मैप में हमने देखा कि ये चाइना की टेरिटोरियल वाटर्स में आती है, और यहाँ पर कोई इंटरनेशनल वाटरवे के तौर पे इसको कोई ट्रीट ना करे। इसका मतलब कि कोई भी शिप अगर इंटरनेशनल फ्लीट पे निकले हुए हैं, मान लो कोई ट्रेड शिप है कुछ भी, वो ताइवान स्ट्रेट से अगर जाए तो चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी। कुल मिला के ये कहा चाइना ने, ठीक है। अमेरिका की तरफ से अगर बात करें तो कुछ अमेरिकन एनालिस्ट का ये कहना है कि भाई चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि ताइवान पर अगर चाइना अटैक करे तो यूएसए के पास में इतनी पावर नहीं है कि चाइना को वहाँ पर हरा सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा चाइना को कंटेन करना अगर ताइवान पे चाइना अपनी एग्रेशन दिखाता है तो, ठीक है। इसके अलावा देखो वन चाइना पॉलिसी का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो देखो 1979 तक चाइना को रिकॉग्नाइज, कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था यूएस ने। सबसे पहले पता है किसने रिकॉग्नाइज किया था? इंडिया ने। जैसे ही 1949 में माओ जेडांग या माओ त्से-तुंग ने टेक ओवर किया था ना कम्युनिस्ट रिजीम में, तो सबसे पहले चाइना को रिकॉग्नाइज करने वाला कंट्री था इंडिया, कि हाँ जी हम मानते हैं हमारा पड़ोसी देश है। एक बार पढ़ना 12th क्लास की जो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस है, वो एक बार पढ़ना, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ऐसे में देखो 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के साथ में अपनी एंगेजमेंट रखी, और उसमें ये था कि वन चाइना पॉलिसी कॉन्सेप्ट को मेंटेन करके रखा जाएगा। पर वही चीज़ है कि वन चाइना पॉलिसी का मतलब तो ये हो गया कि ताइवान को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा और ताइवान के साथ में सीधा एंगेज नहीं किया जाएगा, पर यूएसए ने अपनी रिलेशनशिप ताइवान के साथ में भी बनाए रखी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से अगर स्टेटमेंट, चाइना और यूएस रिलेशनशिप की अभी देखी जाए ना, तो यहाँ पर ये जो पेलोसी का जो विजिट है, ये एक अपने आप में एक मैसेज देता है कि पेलोसी जो है वो चाइना की बहुत बड़ी क्रिटिक है। और ये चीज़ पहले भी क्लियर हो चुकी है, जब वो 1991 में बीजिंग की विजिट पे आई थी। ये वो टाइम था जब तियानमेन स्क्वायर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड करने वाले जो जवान स्टूडेंट्स थे, डेमोक्रेसी को लाने के लिए चाइना में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को चाइना की मिलिट्री ने, चाइनीज़ ट्रूप्स ने खुलेआम मारा था, ठीक है। तो उनके बैनर को भी अपनी तरफ से हाईलाइट किया था पेलोसी ने बीजिंग में, कि भाई ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने डेमोक्रेसी चाइना में लाने के लिए, डेमोक्रेसी को चाइना में इंट्रोड्यूस करने के लिए अपनी जान तक दे दी। कहने का मतलब सीधा कम्युनिस्ट रिजीम को चैलेंज करने वाली लेडी है ये, ओके। इसके अलावा दलाई लामा से भी मीटिंग हो चुकी है, दलाई लामा को भी सपोर्ट करने वाली है तिब्बतन गवर्नमेंट को, जो हमारे यहाँ से ऑपरेट हो रही है। इसके आगे आप देख सकते हो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में पेलोसी लासा, जो कि तिब्बत की कैपिटल है, वहाँ की विजिट करने के लिए भी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये तो लेडी स्पेसिफिक हो गया कि जो कांग्रेस वुमेन है उनके बारे में। बाकी चाइना अमेरिका रिलेशन में ताइवान का जो एंगल है वो थोड़ा सा हमें देखना था। अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है वो जानते हैं। इंडिया का वन चाइना पे क्या स्टैंड है और रिलेशनशिप क्या है ताइवान के साथ में। देखो देखा जाए ना तो वैसे फॉर्मल मैनर में हमारा ताइवान के साथ में इतना कोई एंगेजमेंट नहीं है। हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि चाइना के साथ में जो एंगेज करेगा वो ताइवान के साथ एंगेज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि चाइनीज़ प्रीमियर, ठीक है, वेन जियाबाओ, इनकी विजिट होती है इंडिया में दिसंबर 2010 में। तो इंडिया ने अपनी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करने के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है। बाकी एक्टिविटीज़ में वन चाइना पॉलिसी को मोर और लेस वही बात है कि चाइनीज सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हम आगे बढ़ते रहे हैं आज तक। 2014 में
नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वर्ण इन सेरेमनी रखी थी अपनी, तो उस टाइम पर ताइवान के एम्बेसडर, ठीक है, जो इंडिया में डिप्लॉयड है, जिनका नाम है चुंग क्वांगशियन, ठीक है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंशिएट करूं, बस ताइवान के एम्बेसडर को बुलाया। इसके अलावा ताइवान की तरफ से एक और रिप्रेजेंटेटिव जो कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, लेब्सांग सेंगे, ये तो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव हो गए और ये हो गए ताइवान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, इनको भी इनवाइट किया गया था। जबकि आपको पता है तिब्बत की जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट इन असाइलम, जो कि इंडिया में ही ऑपरेट हो रही है, उस गवर्नमेंट के लीडर्स को भी बुलाया जाता है और ताइवान के लीडर को भी बुलाया जाता है। तो ऐसे में इंडिया ने अपनी तरफ से वन चाइना पॉलिसी को सीधा हिट कर दिया, है कि नहीं। फिर आप देखो इंडिया, और थोड़ा सा देखा जाए तो इंडिया ताइपे एसोसिएशन, ठीक है, वो स्टैब्लिश किया जाता है। इसके आगे देखा जाए तो ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला जाता है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये इंडिया ताइपे एसोसिएशन तो कहाँ पे खोला जाता है, ताइपे में, ठीक है। और ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ये कहाँ पे खोला जाता है, न्यू दिल्ली में। दोनों के दोनों स्टैब्लिश हुए थे 1995 में। तो ऐसे में कल्चरल और इकोनॉमिक एंगेजमेंट तो हमारा है। इसके आगे कॉमर्स, कल्चर और एजुकेशन, इन तीन चीज़ों में हम लगातार एंगेज कर रहे हैं। और डिप्लोमेटिक लेवल पे थोड़ा सा हम नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना की सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए 2017 में जब इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, कौन सा, डोकलाम स्टैंड ऑफ, अभी तो गलवान वाला चल रहा है, डोकलाम वाला भी हुआ था। उस टाइम पर देखो हमने थोड़ा सा, हमारी जो एंगेजमेंट थी ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक लेवल पे, जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट्री डेलीगेशन की विजिट होना, ठीक है, एक दूसरे की प्रैक्टिसेस को लर्न करना, क्योंकि ताइवान भी क्या, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सीखने को बहुत कुछ है हमारे पास में। तो ऐसे में डोकलाम इंसिडेंट के बाद में फिर हमने थोड़ा सा चाइनीज सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड किया कि चलो ठीक है, ताइवान के साथ थोड़ा हमें कम एंगेज करना चाहिए। बट पिछले कुछ सालों की बात करें, पर्टिकुलरली 2020 का जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ ना, तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो हम लगातार ताइवान के साथ एंगेजमेंट हमारी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ताइवान के फॉर्मर प्रेसिडेंट ली टेंग हुई, ये देखो अगस्त 2020 में जब इनकी डेथ हुई थी, तब हमने हमारी तरफ से मिस्टर डेमोक्रेसी बोला था इनको। तो ये सीधा मैसेज था चाइना को कि हम ताइवान की वैल्यूज़ को अपहेल्ड करते हैं, ताइवान के साथ में हम एंगेज करने में डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। इसके आगे आज के टाइम की अगर बात करें तो देखो आज के टाइम पे रिलेशनशिप लगातार बढ़ रही है ताइवान के साथ में, और बीजिंग के साथ में हमारे रिलेशनशिप रिवाइव हो इसका दूर दूर तक अभी चांस लगता नहीं है, ठीक है। साथ में एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट बढ़ा लेनी चाहिए, किसके साथ में, ताइवान के साथ में। कारण कि ताइवान अपने आप में देखो वर्ल्ड में लीडिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और दूसरी तरफ हम देखें तो हम भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या टूल्स की बात करें, तो उस केस में ताइवान हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये ताइवान इंडिया का थोड़ा सा रह गया। अब देखना क्या आपको, देखो इंडिया ताइवान रिलेशनशिप को अच्छे से देख लेना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। नेक्स्ट है देखो अल जवाहिरी, ठीक है, अलकायदा का लीडर, वो काबुल में एक घर की बालकनी में घूमता रहता है और अचानक से एक मिसाइल अटैक होता है, और मिसाइल अटैक में सीधा उसी को हिट किया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके पीछे ये पूरी इंटेलिजेंस की बात करें या टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है उसकी बात करें, तो देखो ये मिसाइल जो यूज़ हुई है ना, इसको बोलते हैं फ्लाइंग गिंशू, ठीक है, फ्लाइंग गिंशू बोला जाता है, जिसने सीधा टारगेट को हिट किया है। और ये मिसाइल इस तरीके की होती है जिसमें से तलवार की तरीके की धारदार ब्लेड्स बाहर निकलती हैं, और वो सीधा, मान लो कोई गाड़ी में भी बैठा है ना, कार में बैठा है, तो उसको हिट कर सकती है उसकी छत को पार करते हुए, या मान लो कोई बड़ी कोई मोटी कोई स्टील की शेडो बनी हुई है तो उसको भी क्रैक करके आगे निकल सकती है। और ये ब्लेड से हिट करती है, कोई वॉर हेड लेके नहीं जाती है कि हाँ धमाका होता है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा केवल जिसको हिट करना है ना उसी को हिट करती है, जिससे कि आसपास में जो कोलेट्रल है, जैसे कोई प्रॉपर्टी, मकान वो डैमेज ना हो, आसपास में कोई दूसरे सिविलियंस घूम फिर रहे हैं तो उनको डैमेज ना हो, जिसको सीधा हिट करना है उसी के लिए ये मिसाइल तैयार की है। देखो ड्रोन का तो नाम अभी तक रिलीज हुआ नहीं है, बाकी मिसाइल जो लॉन्च हुई, यूज़ की गई है इस अटैक में, उसका नाम है हेलफायर R9X मिसाइल, ठीक है। इसको फ्लाइंग गिंशू भी बोला जाता है, ओके। इसमें देखो मेन मुद्दा क्या था कि भाई जिसको भी हमें हिट करना है उसको हिट किया जाए सिविलियंस को बचा करके,
उनकी डेथ ना हो कम से कम, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, इसके आगे और कुछ कंटेंट देखते हैं। ये जो मिसाइल है ना R9X हेलफायर, इसका नाम क्या है सही में टेक्निकली अगर मिलिट्री सर्कल में AGM-114R9X। ओके, हेलफायर 9X भी बोला जाता है। US ओरिजिन मिसाइल है ये, मिनिमम कोलेट्रल डैमेज करने के लिए जानी जाती है और सीधा इंडिविजुअल टारगेट को हिट करती है एक्यूरेटली। इसको निंजा मिसाइल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने साथ में कोई वॉर हेड नहीं लेके के जाती। वॉर हेड का मतलब कोई धमाकेदार एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं लेके जाती है, बस इसमें रेजर शार्प ब्लेड्स निकलती है और वो सीधा टारगेट को हिट करती है और उसको छलनी कर देती है। इसके आगे देखें, ये जो हेलफायर R9X मिसाइल है ना, ये 2017 से मानी जा रही है कि सर्विसेज में यूज़ की जा रही है, बट पब्लिक में ओपन कब होता है? 2019 में। ओके, इसके अलावा कई सालों से वैसे निंजा मिसाइल जो है इसको देखो हेलीकॉप्टर से इनसे लॉन्च किया जाता था। अभी यूज़ किया गया है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं ड्रोन, जो अभी हमने देखा इमेज में, ठीक है, ड्रोन से लॉन्च किया है इसको। तो ऐसे में ये अपने आप में एक्यूरेटली ऑपरेट करने के लिए काम मानी जाती है। और इसके पहले इस निंजा मिसाइल का यूज़ जो अलकायदा का नंबर 2 लीडर था अब्बू खैर अल मसरी, उसको सीरिया में हिट किया था सीधा टारगेट करते हुए। तो ओवरऑल क्या है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और दुश्मनों को, टेररिस्ट्स को है वो मारने का टारगेट बनाने के लिए ये तैयार किया हुआ है, ये जो मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो नाम मिला है इसको हेलफायर, ये बेसिकली हेलीबोर्न मतलब हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाली लेज़र गाइडेड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। समझ गए? हेलीकॉप्टर से या फिर ड्रोन से लॉन्च होगी, लेज़र की डायरेक्शन को फॉलो करेगी, अपनी खुद की लेज़र गाइडेड रहेगी और एक बार छोड़ दो भूल जाओ, टारगेट को सीधा हिट करेगी। यूएस ने इनिशियली टारगेट्स को हिट करने के लिए यूज़ किया इस मिसाइल को, और इसका है यूएसए का जो हेलीकॉप्टर था अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर, उसमें इसको यूज़ किया गया था। और ये जो मिसाइल है इसका बहुत से वेरिएंट डेवलप हो चुके हैं और इस मिसाइल को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, इस निंजा के अलावा लॉन्ग बो और रोमियो करके 2 और मिसाइल्स के वेरिएंट चलते हैं इस हेलफायर मिसाइल के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें जानना था, थोड़ा ध्यान रखना भाई, आ सकता है प्रीलिम्स में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले मालदीव्स की मैप देख लो आप। ठीक है, इंडिया से आप देख सकते हो साउथ में इंडियन ओशन में लोकेटेड है ये। ओके, माले यहाँ की कैपिटल है। ओके, अब एक बार न्यूज़ को देख लेते हैं क्या है न्यूज़। तो अभी क्या, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला सोली, वो इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं। तो उनके साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट बायलैटरल मीटिंग हुई है, जिसमें टेररिज्म को लेकर के, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को लेकर के, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, सपोर्ट, इनको लेकर के बातचीत हुई है। तो बातचीत में जो भी बातें हुई है ना, वो एक भी हमारे आंसर राइटिंग में आप कभी यूज़ कर सकते हो। जैसे इंडिया साउथ एशिया या साउथ एशिया पे कभी कुछ लिखने को मिले तो मालदीव से रिलेशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट काम में लेना हो, तो ज़्यादा कुछ इतना काम की है नहीं कोई पॉइंट, 1-2 पॉइंट मिले वो निकाल के हम देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो, एक तो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है जिसकी फंडिंग की जा रही है न्यू दिल्ली के द्वारा। एक तो ये है पॉइंट यहाँ पे, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और इनकी फैसिलिटी डेवलप करने से रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट और है, वो देखें तो यहाँ पर दोनों साइड्स ने अड्डू रोड प्रोजेक्ट को रिव्यू किया। अड्डू रोड प्रोजेक्ट वहीं पे मालदीव्स में चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा मालदीव्स क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, उसमें 34 आइलैंड्स में वाटर एंड सीवरेज फैसिलिटी डेवलप की जा रही है। ठीक है, और साथ में हुकुरू मिसिकी का मतलब हो गया फ्राइडे मॉस्क। ओके, उसको भी रिस्टोर करने की बातचीत हुई दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना है, इंडिया मालदीव्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में एक बार देख लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपका इंटरनेशनल रिलेशन तैयार होता चला जाएगा और मालदीव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा आइलैंड है, किस आइलैंड में भी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, अटॉल्स हैं, ठीक है, रीफ है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेना आप मालदीव्स के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो, विंडफॉल टैक्सेस को और रिड्यूस करने की बातचीत चल रही है। मुद्दा क्या है, विंडफॉल टैक्स क्या होता है? देखो, जब किसी भी सेक्टर में यूँ लगे कि यार बहुत सारा मुनाफा बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर है या कोई भी सेक्टर की बात हम करें, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है
एकदम से टैक्स राइज कर देती है। वो टैक्स राइज करने से क्या होगा कि जो मुनाफा कमाया जा रहा है डिफरेंट प्लेयर्स के द्वारा, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके और फिर उस टैक्स से कमाए हुए पैसे को यूज़ किया जा सके डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। तो बेसिकली डीजल और पेट्रोल इनकी जब ये बिकते हैं तो इनमें जब ज़्यादा इनको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो उस पर फिर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था। उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाए, और प्रॉफिट भी किस तरीके से, इलीगल मैनर में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या टैक्स राइज कर देती है गवर्नमेंट, जिसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो अभी क्या है, अब तो बस ये बताया जा रहा है कि सेकंड रिव्यू किया जा रहा है जल्दी से जल्दी कि भाई टैक्स जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। जेट फ्यूल है, डीजल है, क्योंकि हमारे यहाँ से आप जानते हो कि हम क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं, बट पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं रिफाइन होने के बाद में, रिफाइनरी से निकलने के बाद में, वो प्रोडक्ट हम डोमेस्टिकली भी यूज़ करते हैं तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये पॉइंट यहाँ पे था। तो विंडफॉल टैक्स के बारे में हमें जानना था। इसके आगे आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन टैक्स है वो लॉन्च किया गया 2021 में। तब से अभी 2 बार हो गया, 2021 का, 2022 का। तो इसमें इंडिया में थोड़ी सी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ज़रूर याद रखोगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? इसका आंसर है आरबीआई। 2021 में इंडिया की परफॉर्मेंस क्या थी? 53.9 इतने मार्क्स मिले थे, जो कि अब की बार बढ़कर के कितना हो गया है? 56.4। इसका मतलब इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक साल में राइज हुआ है। अब देखो, सेंट्रल बैंक ने इसका आइडिया फ्लॉट किया था अप्रैल 2021 में कि हम एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को शो करने वाला एक इंडेक्स रिलीज करेंगे कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बैंकों के द्वारा या दूसरे रेगुलेटर के द्वारा क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिसके चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि हम बैंकों से कितना लेन देन कर रहे हैं और कितने लोग कर रहे हैं, गरीब, अमीर, गांव के लोग, शहर के लोग, जो भी हैं। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे हम शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, या फिर कहीं और पैसे से पैसा बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। इंश्योरेंस से कवरेज कितना है, पोस्टल फैसिलिटी है, पेंशन सेक्टर है। हर तरीके से जहाँ पर भी पैसों का लेन देन फॉर्मल वे में होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसमें 3 पैरामीटर्स पे फोकस किया जाता है। एक तो एक्सेस, एक यूसेज और एक क्वालिटी। एक्सेस का मतलब तो क्या हो गया कि वाकई में कितना आसान है किसी भी फैसिलिटी को यूज करना, अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। दूसरी, यूज करना उसको कि हाँ भाई अवेलेबल है, पर हम गए उसको यूटिलाइज करने के लिए फैसिलिटी को। मान लो कोई बैंक है, बैंक में अकाउंट खुलाना है, तो कितनी आसानी हुई बैंक अकाउंट खुलाने में, और जब बैंक अकाउंट खुलाया तो उस बैंक ने हमें सर्विसेज कैसी दी। तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी, एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी। और इनमें सब इंडिकेटर्स बनाए हुए 97, और उन 97 इंडिकेटर्स के हिसाब से वेटेज देकर के अल्टीमेट जो है वो वैल्यू निकाल दी जाती है, जो कि अब की बार इंप्रूव्ड है, 56 से भी ऊपर चला गया, जो कि पिछली बार 53 के लगभग था। क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या क्या चीजें देखी जाती है? फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनइक्वालिटी, डेफिशिएंसी इन सर्विस, इन सारी चीजों को, मतलब लोगों को कितना नॉलेज है फाइनेंस के बारे में, बैंकों के बारे में, लोन के बारे में, क्रेडिट्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, पेंशन्स के बारे में, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि भाई हमने हमारा अकाउंट खुलाया, पैसे डलवाए, पैसे बैक टू बैक बैंक अकाउंट से कट रहे हैं, हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है, कंज्यूमर का हरेसमेंट हो रहा है अगर बार बार जाता है कंज्यूमर, तो ऐसे में उसकी प्रोटेक्शन कितनी हो रही है। इनइक्वालिटीज़, रूरल अर्बन डिवाइड है या नहीं है, उसको कितना कम किया है, सर्विसेज कितनी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है। और इसमें कोई बेस ईयर नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना भाई। केवल हर साल का, एक साल का पूरा एफर्ट देखा जाएगा कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने कितने एफर्ट्स लगाए फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि पिछले साल में क्या था और उसमें इसको अभी कितना इंप्रूवमेंट आया। अभी सिर्फ इतना ही देखा जाएगा कि जो भी इंडिकेटर्स हैं उनमें अभी कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, उन सबको समअप कर दो और उसके हिसाब से वेटेज दे करके कैलकुलेशन कर लो। तो पिछले साल कितना था? 53.9, अब की बार है 56.4। मतलब हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ अच्छे कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट ये है कि रुपी जो है वो हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, इंप्रूव कर रहा है। अभी रुपी का स्टेटस कितना चल रहा है? $1 = 78.53
रुपीज़, जो कि इम्प्रूव हुआ है। हमने देखा ना 80 तक पहुंच गया था, तो इम्प्रूव तो है, इम्प्रूवमेंट तो है। ठीक है, लास्ट वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़, वो ये कि नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा कि मैंने काला पानी, लिम्पियादूरा और लिपुलेख ट्राई जंक्शन है उसके लिए एक नया मैप जब लॉन्च किया था, इसकी वजह से मुझे सरकार से निकाल दिया गया। तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा मैप पे समझते हैं। ये आप मैप देख सकते हो, इधर है नेपाल, इधर आ गया चाइना, ये है इंडिया का उत्तराखंड। ओके, तो यहाँ पर 3 लोकेशंस देखो, एक तो लिम्पियादूरा, ये इधर है काला पानी, और एक ये लिपुलेख पास। ठीक है, अब इन तीनों को इंडिया, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कैसे? क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया को इंडिया भी अपने मैप में शो करता है और नेपाल ने भी अपने मैप में शो कर दिया जब केपी शर्मा ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो बोला वो इसी ट्राई जंक्शन को जब मैंने नेपाल के मैप में दिखा दिया, तो मुझे इस वजह से ही सरकार से निकाल दिया, मेरी सरकार गिर गई। ठीक है, तो और ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, सुदूर पश्चिम प्रदेश नाम से नेपाल का ये स्टेट है, जो कि इंडिया में उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और हमारी तरफ से तो उत्तराखंड है ही, और इधर चाइना का ये तिब्बत वाला एरिया आ जाता है। तो ये ज़रूर याद रखोगे, ठीक है ना। ट्राई जंक्शन लिम्पियादूरा, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, लिम्पियादूरा, काला पानी और लिपुलेख ईस्ट टू वेस्ट जाओ तो ऐसे कर लो। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी लोग मेडल्स जीते हैं ना, एक बार उस टैली पे नज़र डालते रहना, किसने कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, उन पे भी नज़र डालते रहना, क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है ना, तो वो मैं न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ ना रात को या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को, तो उसमें से आप खुद से कर लिया करो स्पोर्ट्स वाला। डिस्कशन यहीं खत्म है, थैंक यू वेरी मच।